फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त आपका साथी उज्जवल गुप्ता। तो आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके हेल्प क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों के लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का 4th पार्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इसके पहले के वीडियोज भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पहले ही बता दिया है। आज मैं 4th पार्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल तक मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप जहाँ जहाँ पर जिस भी हाइड्रोकार्बन में उपस्थित होगा उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। आज मैं उसके बाद आप लोगों को कुछ रिएक्शंस बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट होने वाले रिएक्शंस हैं। मैं आज आपको वो बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है एनसीईआरटी बुक में, जो आपका अगला टॉपिक बताया गया है वो इस प्रकार से है कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन। मान लीजिए आप CH3 CH2OH जिसे कहते हैं एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को अगर आप ऑक्सीकरण करेंगे, एथिल एल्कोहल का जब आप ऑक्सीकरण करेंगे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में जब CH3 CH2OH का ऑक्सीकरण किया जाता है, जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो नीचे ऐसे ऑक्सीजन का निशान लिख दिया जाता है, ठीक ना, जिसको ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक ना। ऑक्सीकरण जब किया जाएगा तो इसका CH3 CH2OH जो है पहले CH3 CH2 में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आपको दे दे रहे हैं CH3 COH, यानी ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपका एसिटिक एसिड हो गया, जिसका आप जब नामकरण करेंगे तो इसको आप कहेंगे मेथ एथ। और ये क्योंकि मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और 2 नंबर तक की कार्बन है, तो इसलिए इसका आपने कैसे बताया था नामकरण, एथेन। पहले इसका एल्केन नेम लिख लीजिए, उसके बाद -E कीजिए, फिर अगर सफिक्स इसका जोड़ा जाएगा फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ओइक एसिड हो जाएगा। ओइक एसिड जब आप लोग जोड़ेंगे तब आपका ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। ये रिएक्शन आपको ऐसे बताया गया है कि मतलब क्षारीय पोटेशियम, आपको लिखना कैसे, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, ये किस प्रकार का क्षारीय है, ठीक ना, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में जब, या फिर आप कह सकते हैं ऑक्सीकारक पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा CH3 CH2OH का ऑक्सीकरण कराने पर, ये ऑक्सीकारक आपका कहलाएगा, ठीक ना। अब ऑक्सीकारक किसे कहते हैं मैं आपको अगले मतलब आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑक्सीकारक की उपस्थिति में CH3 CH2OH का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है CH3 COH प्राप्त होता है। वास्तव में ये होता कैसे है, CH3 CH2OH आप लोग ऑक्सीकरण के विषय में जानते हैं कि हाइड्रोजन का कम होना या फिर ऑक्सीजन की मात्रा में, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होना, हाइड्रोजन की संख्या में कमी आना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो अब ऑक्सीडेशन कहलाता है। तब देखिए ये पहले जो आपका ऑक्सीकरण होता है पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा, ये क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा, ये पहले आपका होता है CH3 CHO में होता है, मतलब एसिटल्डिहाइड में ना, एसिटल्डिहाइड में। उसके बाद जो CH3 CHO होता है आपका, इसका भी जब ऑक्सीकरण कराया जाता है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट जो कि एक ऑक्सीकारक होता है, इसके द्वारा जब इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है तब आपको CH3 COH प्राप्त होता है। ये 2 स्टेप में, लेकिन आपको यहाँ पर एक ही स्टेप में बताया गया, तो आप लोग अभी यही ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अब आगे देखिए, आगे आपको ये बताया गया है कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देते हैं, जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देते हैं। आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। दूसरे पदार्थ को जो ऑक्सीजन देते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट किसको प्रोवाइड कर रहा है, CH3 CH2OH को। तब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीकारक का कार्य करेगा, ठीक ना। इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर आप इसकी जगह पर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप कह लीजिए अम्लीय K2CR2
O7 जिसे कहते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक ना। अब आगे आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। इसमें जो आपका आगे रिएक्शन दिया गया है उसमें आपको बताया गया है, इसमें पहले तो आपको बताया गया है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस प्रकार से होते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसे कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से देखिएगा, जितने भी रिएक्शंस आप लोगों की बुक में दिए गए एनसीईआरटी में, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसे कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये होती है जब देखिए जनरली तो हाइड्रोकार्बन के जो हाइड्रोजन, देखिए जैसे आप मेथेन ले लेते हैं, मेथेन का जनरली आप देखेंगे तो इसका जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन जब भी ये ऐसे जनरली आप इसे किसी भी हैलाइड द्वारा क्रिया करा के नहीं आप इसे इसके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसकी अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब हम इसको रिएक्ट करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब हम इसको अभिकृत करते हैं किसके साथ, किसी भी हैलाइड परमाणु के साथ। हैलोजन्स कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ जब अभिकृत करते हैं तब हमें क्या होता है, इसका एक हाइड्रोजन एक Cl द्वारा सब्सटीट्यूट हो जाता है, एक Cl के स्थान पर आ जाएगा, उसके बाद -HCl हो जाएगा, -HCl निकलेगा, फिर क्या हो जाएगा आपका CH3Cl। देखिए कैसे होता है CH3Cl। अब इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मेथिल क्लोराइड। ऐसे ऐसे जब अभिक्रिया होती रहती है तो हम क्लोरीन की मात्रा अभिक्रिया में बढ़ाते जाते हैं तो उसका एक एक हाइड्रोजन ऐसे क्लोरीन द्वारा सब्सटीट्यूट होता जाता है, ठीक ना। अभिक्रिया में इसका एक एक हाइड्रोजन इसी प्रकार से क्लोरीन परमाणुओं द्वारा सब्सटीट्यूट होते जाता है। अब मान लीजिए यही अभिक्रिया को अगर हम आगे भी बढ़ाना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में भी इतना दिया गया है, जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को, जैसे मेथेन को, इसकी समजातीय श्रेणी भी आगे बढ़ा सकते हैं। समजातीय श्रेणी मतलब अगर यहाँ पर हम चाहें एथेन भी ले सकते हैं। एथेन देखिएगा आप लोग कैसे होता है C2H6, ठीक ना, C2H6। अगर मान लीजिए हम इसका C2H6 का लेना चाहें, C2H6 का, फिर आप इसको भी आप क्लोरीन के साथ क्रिया करा दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए ये अंतिम हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ ऐसे निकलता है, ध्यान से देखिएगा। फिर आपका क्या बचेगा CH3, ध्यान से देखिएगा, ये H है, नहीं तो आप लोग ये समझने का प्रयास कीजिए। CH3 CH, अब देखिए H, और ये आपका क्या हो गया Cl। इसे आप जब अणुसूत्र में लिखेंगे C2H5Cl, जिसे कहते हैं एथिल क्लोराइड, ठीक ना, एथिल क्लोराइड कहते हैं इसे। अब यहाँ पर आप लोग आगे देखने का प्रयास कीजिए, एथिल क्लोराइड कहते हैं। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ पर आप लोग देखने का प्रयास कीजिए एथेनॉल की अभिक्रियाएं। ध्यान से देखिएगा एथेनॉल कौन कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है। एथेनॉल मतलब क्या होता है, एथेनॉल मतलब C2H5OH, ठीक ना। एथेनॉल इसको क्यों कहा गया, 2 नंबर का कार्बन है तो इसका एल्केन नेम हो जाएगा एथेन। और जब हम इसका -E कर देंगे, एथेन का -E प्लस ऑल जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा एथेनॉल। अब देखिए एथेनॉल की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। एथेनॉल जब एथिल अल्कोहल को, यहाँ से एथिल अल्कोहल को, जो आपके 2 रिएक्शन इसमें दिखाए गए हैं, सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया, मतलब यानी सोडियम धातु के साथ रिएक्शन, सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया, जो आपकी पहली अभिक्रिया बताई गई है वो बताया गया है सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। देखिएगा सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर मान लीजिए आप C2H5OH ले लेते हैं, इसको जब आप सोडियम के साथ अभिक्रित करते हैं तो यहाँ पर देखिए पहले सोडियम का आप 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, ठीक ना, 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए सोडियम का, इसका भी 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि C2H5, अब आपका क्या प्राप्त होगा C2H5O, ध्यान से देखिएगा 2 मॉलिक्यूल्स आप O, उसके बाद Na। अब यहाँ पर आपका हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है यहाँ से, ठीक ना, किस रूप में, H2, हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित होगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, अब जनरली आप लोग ध्यान जानते हैं C2H5OH जो होता है वो क्या क्या देता है, वो हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक ना। इसी प्रकार से ये क्या कहलाता है, दुर्बल अम्ल की भांति कार्य करता है ना, एथॉक्साइड आयन देता है, एल्काक्साइड जिसे कहते हैं, प्लस हाइड्रोजन आयन ना, ये आप लोग जानते हैं चीज़ें। तो वही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। C2H5O सोडियम मेटल के साथ जब अभिक्रिया कर रहा है तो C2H5, क्योंकि इस पर भी एक धनायन होता है, इस पर एक ऋणायन हो जाएगा। अब एक धनायन और एक ऋणायन आपस में जुड़ते हैं, अब यहाँ पर दो ऋणायन और 2 धनायन हो जाएगा, ठीक ना, हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाती है। अब आप देखिए जो दूसरी रिएक्शन है वो है एथेनॉल द्वारा, देखिए एथेनॉल के द्वारा
एथीन का निर्माण, एथीन का बनना, एथेनॉल से एथीन कैसे बनेगा, एथीन का बनना, ये आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा कि एथेनॉल C2H5OH है, जब इसको किसी निर्जली कारक, ध्यान से देखिएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जिसे कहते हैं निर्जली कारक H2SO4, मतलब निर्जली कारक डिहाइड्रेटिंग एजेंट शांत H2SO4 के उपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं C2H5OH को, तब क्या होता है, C2H5OH को गर्म करने का मतलब ये क्या है, निर्जली कारक। ध्यान से देखिएगा, वर्ड में ही स्पष्ट है कि अभिक्रिया में होना क्या जा रहा है, निर्जली कारक मतलब निर्जल करने वाला, निर्जल मतलब जल को निकालने वाला, ठीक ना, जल को निकालने वाला कारक जो होगा वही कहलाएगा निर्जली कारक। तो इसमें से जल को कैसे निकलेगा, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अगर आप H2O निकाल लीजिए, ध्यान से देखिए कैसे, देखिए CH3CH2OH, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक हाइड्रोजन और एक OH, यहाँ से ऐसे निकाल, यहाँ से एक ऐसे निकाल दीजिए, एक हाइड्रोजन और एक OH, तो आपका ये H2O के रूप में क्या करें, देखिएगा यहाँ पर निर्जली कारक आपने ले लिया, तो यहाँ पर निर्जली कारक ये निर्जल कर देगा, किसको, जल निकालने वाला काम करेगा, एथिल अल्कोहल से क्या निकालने का काम करेगा, जल को निकालने। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा, HCH, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर जो होता है कार्बन कार्बन के बीच, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CHH, ठीक ना। अब ये क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ऐसे आप करेंगे इसको, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, अधिक में जब इसे लेंगे, गर्म करेंगे, तो ये क्या कहलाता है, निर्जली कारक, डिहाइड्रेटिंग, ध्यान से देखिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जिसे कहते हैं निर्जली कारक। अब देखिए, डी मतलब डिलीट कर रहा है किसको, हाइड्रा को, हाइड्रा मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स को, ठीक ना, ऐसा एजेंट है जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर आपको लिखा गया है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं। अब देखिएगा एथेनोइक अम्ल जैसे CH3COOH है, यहाँ पर आप लोगों को देखना है एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया, CH3COOH की जब आप अभिक्रिया करते हैं किसके साथ, जब इसकी अभिक्रिया करते हैं आप C2H5OH के साथ, किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ, जब CH3COOH का। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, कहीं पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, CH3COOH ऐसे होता है, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो यहाँ से हमेशा OH सब्सटीट्यूट होता है। ध्यान से देखिएगा, एथिल अल्कोहल से क्या जा रहा है, OH से क्या जा रहा है, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, एथिल अल्कोहल से क्या जा रहा है, एथिल अल्कोहल में क्या होता है, देखिए एथिल अल्कोहल का ऐसे होता है CH3, ठीक ना, ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, CH3 CH2, ठीक ना, OH CH3, ध्यान से देखिएगा O। अब यहाँ से देखिए O, यहाँ से जो होता है एथिल अल्कोहल से, मैंने आपको पहले बताया, इसमें हमेशा हाइड्रोजन आयन जाता है, ठीक ना, यहाँ से हमेशा हाइड्रोजन आयन जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन जाएगा, यहाँ से तो ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाता है, ठीक ना। अब देखिए -H2O हो जाएगा, -H2O जब हो जाएगा तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा आपको, CH3CO, देखिए ध्यान से देखिएगा, COO, अब यहाँ देखिएगा C2H5, इसको क्या कहेंगे, R, ध्यान से देखिएगा, RCOO R डैश, R क्या हो गया आपका, RCOO R डैश, इसे कहते हैं एस्टर। क्या कहा जाता है, एस्टर। यानी आपसे अगर कोई पूछ ले कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से एस्टर कैसे बनाया जाता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब एथिल अल्कोहल के साथ अभिकृत करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, तब हमें एस्टर प्राप्त होता है, ठीक ना। एस्टर मतलब CH3COO C2H5, ठीक ना, CH3COO C2H5 RCOO R डैश, जो कि एस्टर का फार्मूला होता है, ठीक ना, वो प्राप्त होता है। अब देखिए मान लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए आपने क्या बताया, हमने आपको CH3COOH की जब अम्ल की उपस्थिति में, ध्यान दीजिए, अम्ल की उपस्थिति में जब C2H5OH के साथ जब हम अपकृत करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, CH3CO, अब यहाँ पर देखिए O ना, उसके बाद C2H5, ठीक ना, इसी को कहते हैं, ठीक ना। अब आगे देखिए, मान लीजिए हमको क्या प्राप्त हो गया, CH3C, जो भी हमको प्राप्त हो गया, एस्टर आपको हम लोगों को मान लीजिए प्राप्त हो गया C2H5, ठीक ना। अब यहाँ पर अगर हम एस्टर से चाहें
ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। एस्टर को जब हम क्षार के साथ अपकृत कर दें, NaOH के साथ अपकृत कर दें, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। इसको जब हम क्षार के साथ अपकृत करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होगा, तब हमें ध्यान से देखिएगा, ये Na यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये Na आकर जुड़ता है कहाँ पर, यहाँ पर आकर जुड़ेगा। ठीक ना, Na यहाँ पर आकर जुड़ेगा, क्योंकि इसका जो होता है क्या होता है, एसीटेट आयन है और ये फिर सोडियम आयन है। ठीक ना, ये दो विपरीत आवेश हैं, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3COO Na, यानी ये क्या है आपका सोडियम एसीटेट, क्या कहते हैं इसको, सोडियम एसीटेट प्राप्त हो जाएगा। और प्लस में हमें क्या मिल जाएगा, C2H5OH। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, C2H5OH। आप लोगों को कहीं पर भी कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिएगा CH3CH2OH। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर जब एथेनोइक अम्ल होगा आपका CH3COH, जब इसको क्षार के साथ अपकृत करेंगे, NaOH के साथ जब इसको अपकृत करेंगे, मान लीजिए इसको आपने NaOH के साथ अपकृत किया, तब इसका हाइड्रोजन ये खनिज अम्ल के सब भांति व्यवहार करता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, मान लीजिए कोई अम्ल आपने HCl प्लस NaOH ले लिया, तब यहाँ पर क्या होता है, अम्ल मतलब हाइड्रोजन आयन देगा, क्षार मतलब हाइड्रॉक्सिल आयन, तो H2O निकल जाता है, अंत में आपका क्या बचता है, NaCl बच जाता है। ठीक ना, NaCl प्लस H2O, ये आपका क्या बन गया, साल्ट बन गया, ये H2O निकल गया। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, CH3COO Na, यानी ये भी एक लवण है। लवण कैसे है, साल्ट है। ठीक ना, साल्ट बनेगा। साल्ट का नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। ध्यान से देखिएगा, सोडियम एसीटेट प्लस H2O निकल रहा है यहाँ पर भी, सोडियम एसीटेट। ठीक ना, कोई भी अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करेगा तो अम्ल हमेशा हाइड्रोजन आयन देता है और क्षार हमेशा क्या देता है, हाइड्रॉक्सिल आयन देता है। ठीक ना, तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन आपस में मिलकर H2O बना लेंगे और अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करेगा तो Na बन जाएगा, सोडियम एसीटेट। तो आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा और एवं हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आप लोगों का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।